जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड अनुप्रस्थ भौतिकी सेकंड सेमेस्टर के, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट के लास्ट वीडियो में एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसका आवर्तकाल क्या होता है। इससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से सबसे पहले मिल सकें। और इससे पहले कि सभी वीडियो आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सरल लोलक, जिसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को हमने लास्ट वीडियो में रीड कर लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। सरल आवर्त गति का सबसे सरल उदाहरण सरल लोलक है। इस लाइन को याद रखिएगा। यदि किसी पदार्थ के अत्यंत छोटे परंतु भारी कण को किसी भारहीन और न खींचने वाली एक लचकदार डोरी के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटकाया जाए। दृढ़ आधार का मतलब क्या है, ये इसको बोला जा रहा है, इसमें ये पॉइंट है। इससे इस डोरी पर एक द्रव्यमान यानी कि जो भी हमारे पास कण है उसको बांधकर लटकाया गया है। इस प्रकार का संयोजन सरल लोलक कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि यदि किसी पदार्थ के अत्यंत छोटे परंतु उसमें वजन होना चाहिए, ठीक है, भारी कण हो और उसे एक भारहीन रस्सी, लगभग उसका भार बहुत ही कम होना चाहिए, तो भारहीन होना चाहिए, और एक लचकदार डोरी से हमने बांधकर एक रिजिड यानी कि जो दृढ़ हिस्सा है उससे लटका दिया है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सरल लोलक बोलेंगे। अब वैसे तो व्यवहारिक रूप में एक आदर्श सरल लोलक बनाना संभव नहीं है, फिर भी किसी पतली बिना ऐठी डोरी से अगर हम एक छोटे ठोस गोले को लटकाकर सरल लोलक बना सकें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। सरल लोलक आप देख रहे हैं इस चित्र में दर्शाया गया है, और आधार जो एक दृढ़ आधार है उस पर ए पॉइंट से गोले के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को सरल लोलक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसको कौन सी है, ए पॉइंट से और यहां तक की जो लेंथ है वो है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई एल। ठीक है, और साम्य स्थिति ओ, जहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया ओ, जो इसकी साम्य स्थिति है। साम्य स्थिति का मतलब है ये यहां पर अभी रुका हुआ है, उससे थोड़ा सा हिला देने पर गोला साम्य स्थिति से इधर उधर दोलन गति करने लगता है। कैसे, पहले इधर गया, हमने इधर से इसको उठाया और यहां से इसको छोड़ दिया, तो ये कैसे करेगा, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा और ऐसे ही ये क्या करेगा, दोलन गति करने लगेगा। ठीक है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, यदि m गोले का द्रव्यमान हो और l डोरी की प्रभावी लंबाई और x क्या है, साम्य स्थिति से गोले का विस्थापन, और थीटा किसी क्षण डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण है, और mg क्या है, वो गोले का भार है। तो आइए फिगर के माध्यम से इसे सही तरीके से जान लेते हैं। तो यहां पर एक दृढ़ आधार से पॉइंट ए पर एक डोरी बंधी हुई है जिसमें एक छोटा और भारी कण बंधा हुआ है। तो जो डोरी की ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक लंबाई है वो है एल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोरी की प्रभावी लंबाई बोलते हैं। ये अभी यहां पर साम्य स्थिति में था, हमने जैसे ही इसको इधर डिस्प्लेस किया, इधर विस्थापित किया, तो हमने देखा कि हमने इस साम्य स्थिति से इस स्थिति तक इसको x डिस्टेंस पर विस्थापित किया है। तो हमने ये देखा कि साम्य स्थिति से यहां तक, ठीक है, इस स्थिति पर बने कोण को हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, जो हम कहेंगे
ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर है, इससे बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, ये थीटा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस गोले का जो भी भार होगा वो डाउनवर्ड वर्टिकली ही लगेगा। अब जैसे ही हमने डाउनवर्ड वर्टिकली mg को लगाया तो यहां से हमने दो कंपोनेंट निकाले, तो ये अगर थीटा है तो इससे अगर इसको हम देखें तो यहां पर इसको हमने आगे बढ़ाया और ये इस जो डोरी की लंबाई है L, संभावित लंबाई है, प्रभावी लंबाई, उसके हमने इसको पैरेलल पाया और उसी के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब ये दोनों एंगल सेम है, लेकिन यहां से यहां पर ये कंपोनेंट एक कौन सा टूटा है, mg cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कंपोनेंट ये है, कंपोनेंट ये है, और जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो हम देखेंगे ये होगा हमारे पास mg sin थीटा। ठीक है, तो ये इस साइड को आने का प्रयास करेगा। अब हमने ये देखा है कि जिस तरफ को हम इस गोले को विस्थापित करेंगे तो उसके अपोजिट साइड में जो बल लगेगा उसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इसको हम आगे सही तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल, जो mg sin थीटा के रूप में हम यहां पर देख रहे हैं। तो प्रत्यानयन बल होता क्या है कि किसी बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसी बॉडी को अगर हम विस्थापित कर रहे हैं उसके साम्य स्थिति से, तो प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो उसको फिर से उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। आइए देख लेते हैं। mg sin थीटा गोले पर लगने वाला वह बल है जो उसे साम्य स्थिति में वापस लाने का प्रयास करता है। देखिए यहां पर जैसे हमने इसको विस्थापित किया था तो ये इधर से जैसे ही लौटने का प्रयास करेगा तो हमको ये एक कंपोनेंट दिखाई देता है जो बल के रूप में काम करेगा, क्या है, mg sin थीटा, और ये इसको यहां पर लाने का प्रयास करेगा, लेकिन ये फिर से यहां चला जाएगा तो ये फोर्स फिर से इसे बैक में लाने की कोशिश करेगा। तो इसी को कहते हैं हम प्रत्यानयन बल। तो इसीलिए हमने कहा mg sin थीटा गोले पर लगने वाला वह बल है जो उसे साम्य स्थिति में वापस लाने का प्रयास करता है। अतः सरल लोलक के लिए यही क्या होगा, प्रत्यानयन बल होगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, वो करंट स्थिति से क्या करेगा, उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, कहां पर, अपनी साम्यावस्था में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अतः प्रत्यानयन बल क्या होगा, F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब हमने यहां पर माइनस लगाया है तो आप देख लीजिएगा माइनस क्यों लगाया है, तो निगेटिव चिन्ह यहां यह बताता है कि प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन x के विपरीत है। देखिएगा हमने विस्थापन इस स्थिति से इधर को किया था, ठीक है, तो विस्थापन की दिशा इस साइड है, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट में है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, माइनस यूज किया है। परंतु थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और जो कि किस में है, रेडियन में है, तो F इक्वल टू mg थीटा हो सकता है। अब हम जानते हैं कि कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो थीटा इक्वल टू देखिएगा चाप का काम क्या करेगा, ये जो डिस्प्लेस किया हुई दूरी है x, ये चाप का काम करेगी। अगर हम इसको देखें यहां से, इसको इस तरीके से बदल के आप देखिएगा, तो यदि हम यहां पर ये सर्किल कंप्लीट कर दें, ठीक है, ये सर्किल को हम क्या करें, कंप्लीट कर लें, तो हमें ये पता चलेगा कि यहां से ये सर्किल है, ये इसकी रेडियस है, रेडियस का ये एक पॉइंट उसकी दूरी पर होगा, और ये अगर कंप्लीट सर्किल हो जाए तो ये गोला इधर से ऐसे घूम करके आएगा। अब अगर हम इसको देखें, कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये इस तरीके से घूम करके आएगा। अब यही गोला यहां पर है, ठीक है, यही गोला फिर यहां पर होगा, तो ये क्या होगी, इसकी L जो है ये त्रिज्या मानी जाएगी, और ये भी क्या होगा, इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, और ये क्या है, ये एक चाप कहलाएगी। तो x किसका काम कर रहा है, चाप का काम कर रहा है, इसीलिए हमने यहां पर चाप की जगह पर क्या लिखा, x लिखा, और त्रिज्या की जगह पर L लिखा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो F इक्वल टू माइनस mg थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन L लिख सकते हैं। अब यदि त्वरण a है तब F इक्वल टू m में, ठीक है, तो F इक्वल टू m a होता है, जहां पर हम इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, तो हमने जो स्मॉल a, ये स्मॉल a के स्थान पर कैपिटल A लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी हमारे पास a होगा वो हमने पीछे क्या देखा था, एम्पलीट्यूड देखा था, आयाम देखा था, तो आयाम के सेम होने से हमने क्या लिखा, यहां पर कैपिटल A लिखा था। तो F की वैल्यू हमारे पास ये है, तो F की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, तो क्या आएगा, माइनस mg x अपॉन L आ जाएगा, इक्वल टू में m a हो जाएगा। यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो देखिएगा यहां पर m से m कैंसिल आउट अगर हम कर दें तो g और अपॉन में L और इंटू में x माइनस में हम यहां पे लिख देंगे, तो ये हमें क्या मिला, ये मिला हमें एक्सेलरेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं त्वरण। अब यदि कण का कोणीय वेग स्थिर रहे तो त्वरण कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। देखिएगा ये कहा गया है कि कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा होता है। यदि कण का जो कोणीय वेग है वो स्थिर रहे, यानी कि ओमेगा को इसने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया है, तो त्वरण कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, जो त्वरण है वो कण के विस्थापन के समानुपाती है। ठीक है, तो a समानुपाती कितना हो गया, माइनस के x हो गया है। अब
ए इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल एक्स। ठीक है, ये हम कहां से लिखते हैं, ये हम यहां से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो जी है और ये जो एल है ये क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो यहां से ये कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो हम यहां पर देख रहे हैं जी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं ए समानुपाती माइनस के एक्स, और जब हम कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो जी अपॉन एल, ये वाली वैल्यूज को उठाकर रखेंगे, ये कांस्टेंट का काम करेगी। तो हमने देखा कि जो x है उसके अपॉन में अगर हम इसको a को इधर ले आए तो x अपॉन a हो जाएगा, और ये g अपॉन l जो है ये क्या हो जाएगा, l अपॉन g हो जाएगा। तो x अपॉन a इक्वल टू माइनस l अपॉन g। अब देखिएगा आवर्तकाल का जो व्यापक सूत्र है वो क्या होता है, विस्थापन अपॉन त्वरण, विस्थापन अपॉन त्वरण। तो x क्या है, विस्थापन है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई, और x क्या है, ये विस्थापन है, तो विस्थापन को हम x लिख देंगे, अपॉन में a क्या है, ये त्वरण है, तो त्वरण को हम a लिख देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है, 2 पाई रूट में माइनस एल अपॉन जी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो भी सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाएगा वो क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई विस्थापन अपॉन त्वरण अंडर रूट में। क्लियर है। अब अभी हमने बात की थी कि आवर्तकाल का व्यापक सूत्र क्या होता है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आवर्तकाल का व्यापक सूत्र हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, इसमें यह है कि सरल आवर्त गति करते हुए जो पिंड है वो एसएचएम मोशन कर रहा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का कोणीय वेग जो ओमेगा हम बोलते हैं, यदि नियत रहे, नियत का मतलब है कांस्टेंट, तो कण का जो त्वरण होगा वो कण के विस्थापन के समानुपाती होगा। ये बात हमने कही थी, तो यही इसकी डेफिनेशन है आवर्तकाल के व्यापक सूत्र निकालने की। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का कोणीय वेग यदि नियत रहे तो कण का जो त्वरण होगा वो कण के विस्थापन के समानुपाती हो जाता है। तो कण का विस्थापन माइनस वाई है, ठीक है, और a क्या है, ये त्वरण है। अब जब हम इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे इक्वल लगाने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, जो कण का कोणीय वेग है ओमेगा, उसको हमें यहां पर कांस्टेंट की टर्म में लाना होगा। तो यहां पर कांस्टेंट की टर्म के लिए याद रखिएगा ओमेगा स्क्वायर रखा जाता है, किसके लिए, आवर्तकाल के सूत्र के लिए। तो जहां ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और वाई विस्थापन तथा ए क्या है, त्वरण है। तो माइनस चिन्ह अगर हम छोड़ दें तो माइनस चिन्ह को छोड़ने पर हमें प्राप्त होता है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालने पर a अपॉन वाई हमको मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट में a अपॉन वाई आ जाएगा। और ओमेगा को हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n होता है, और n क्या है, n है हमारे पास आवृत्ति जो क्या होती है 1 अपॉन आवर्तकाल। तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 अपॉन टी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 पाई अपॉन टी हो जाता है। यहां से हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी रखेंगे और इक्वल टू में रूट में a अपॉन वाई हो जाएगा। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या हुआ, t, यहां से हम निकालेंगे t को हम इधर ले जाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई वाई अपॉन ए हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो 2 पाई इक्वल टू वाई क्या है, विस्थापन है, और ए क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो वहां पर अभी हमने पढ़ा था विस्थापन x और त्वरण a। तो विस्थापन को हम y या x किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में विस्थापन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का क्षैतिज तल में दोलन। यानी कि स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली को ये है, ये क्या है, क्षैतिज तल में दोलन कर रही है। मतलब इस चित्र को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये पहली कंडीशन में हमें एक फिगर दिखाया गया है जो स्प्रिंग के साथ एक मास यानी कि द्रव्यमान अटैच है। क्लियर है। अब हमने सेकंड स्थिति में क्या किया, सेकंड स्थिति में हमने इसको थोड़ा खींच दिया है। अब जैसे ही हमने इसको थोड़ा खींचा तो हमने इसमें क्या पाया कि x डिस्टेंस का इसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। यानी कि जो इसकी साम्य स्थिति थी वो यहां पर थी, और इस साम्य स्थिति से x डिस्टेंस तक हमने इसको बाहर की तरफ खींचा है, और ये क्या है, F है। और ये कौन सा F है, ये है इसका प्रत्यानयन बल। हमने अभी आपको बताया था कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। प्रत्यानयन बल इस मास को, इस द्रव्यमान को इसकी साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने इस F की डायरेक्शन इस तरफ दिखाई है, जो जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब यह देखते हैं कि जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि यहां से ये यहां पर तो जाएगा, लेकिन यहां से भी आगे यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, ये यहां पर दिखाई देता है। अब ये यहां पर दिखाई देगा, तो उस स्थिति को हमने मेजर किया तो हमने क्या पाया कि ये जितनी दूरी यहां है ये उतनी दूरी अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जैसे ही अंदर गया तो हमने देखा कि ये वह पोजीशन है जहां पर इसके बराबर ये विस्थापित अंदर की तरफ भी हुआ है। अब जैसे ही ये अंदर की तरफ यहां पर गया तो द्रव्यमान को इस तरफ यानी कि साम्य स्थिति पर ले जाने के लिए जो F लगेगा वो अब की बार इस साइड पर लगेगा। क्यों, क्योंकि साम्य स्थिति इधर है और विस्थापन इस साइड है, तो विस्थापन के अपोजिट साइड में ये F काम करेगा।
क्लियर है? तो हम देख लेते हैं अब। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ दिखाया गया है। फर्स्ट फिगर की बात हो रही है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसको एक स्प्रिंग से बंधा हुआ दिखाया गया है। तो स्प्रिंग में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल का मान, जो भी हमने इकाई विक्षेप यानी कि x विक्षेप इसमें हमने उत्पन्न किया, उसके लिए जो ये बल होगा वो क्या होगा? F इक्वल टू kx होगा। अब जहां हम k निकालते हैं तो k की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो f अपॉन x हो जाएगी। अब f अपॉन x हमने जो निकाला, ये हमें क्या मिला है? ये मिला है हमें k की वैल्यू। ठीक है, तो पिंड का क्षैतिज बल के मध्य घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? शून्य होगा। तभी हमें ये कंडीशन मिल सकती है। मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास ये m द्रव्यमान का पिंड है, इसके और जो क्षैतिज बल है, इसके और पिंड के मध्य में जो भी घर्षण गुणांक होगा वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब माना पिंड दाईं ओर x दूरी विस्थापित किया जाता है। यहां से इस साम्यावस्था से दाईं तरफ हमने x दूरी पर इसको विस्थापित किया है। तो इस खिंचाव के, ठीक है, इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग प्रत्यानयन बल F लगाने लगती है। मतलब जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो जो स्प्रिंग है उसमें एक प्रत्यानयन बल लगने लगता है, जो स्प्रिंग को उसकी साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो प्रत्यानयन बल द्रव्यमान को पुनः साम्य स्थिति O पर लाने का प्रयास करती है। पिंड को छोड़ने पर पिंड साम्य स्थिति से इधर उधर दोलन करने लगता है। यानी कि हमने ये देख रहे थे कि एक स्प्रिंग है, उससे एक मास बंधा हुआ है और ये क्या है? इसकी साम्यावस्था है। अब जैसे हमने साम्यावस्था से x दूरी पर इसको विस्थापित किया तो यहां पर हमें एक बल देखने को मिला है जो ये स्प्रिंग पर लगेगा और इस स्प्रिंग पर लगने वाला बल इस मास को इस साम्यावस्था पर लाने की कोशिश करेगा। हमने यहां से जैसे ही इसको छोड़ा तो ये यहां पर इधर उधर गति करने लगेगा। तो जैसे ये इधर आया तो हमने देखा कि ये इधर फर्स्ट कंडीशन में x डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है, जिसमें विस्थापित होते हैं। जैसे ये साम्यावस्था से इस साइड आता है तो साम्यावस्था पे लाने के लिए जो बल लगता है प्रत्यानयन बल, वो साम्यावस्था के साइड में लगेगा, साम्यावस्था की डायरेक्शन में ही लगने वाला। हम यह जानते हैं कि प्रत्यानयन की बल की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। तो क्या होगा कि अगर विस्थापन की दिशा के विपरीत होगी तो उसको दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस चिन्ह का यूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको माना है, परंतु ऐसा हम करते किसी पिंड पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू ma, जहां पर F क्या है? प्रत्यानयन बल है और m उसका द्रव्यमान है कण का और a क्या है? पिंड का त्वरण है। तो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड हम दोनों को मान लेते हैं। अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को क्या रखा? बराबर रखा, क्योंकि ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर, दोनों ही क्या है? प्रत्यानयन बल है। तो प्रत्यानयन बल को हम दोनों को क्या रखा? बराबर रखा है। तो यहां से हम निकालेंगे a इक्वल टू माइनस k अपॉन m, x हो जाएगा। अब देखिएगा k ये भी कांस्टेंट है और जो m है ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट को हम जैसे ही प्रोपोर्शनल के साइन में लाते हैं तो हमें मिलता है a प्रोपोर्शनल माइनस x। तो क्या कहेंगे? स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का त्वरण विस्थापन के समानुपाती है, यानी कि जो विस्थापन है उसके समानुपाती होगा। क्या? जो स्प्रिंग है उससे जुड़े द्रव्यमान का त्वरण, जो a कहलाता है। अतः यह एक सरलावर्त गति है। तो ये क्या कहलाएगी? सरलावर्त गति कहलाएगी। आप देखते हैं इसी से जो a इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू एक्स था, उससे अगर हम निकालें तो x अपॉन a, यानी कि x के अपॉन में a को ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? m ऊपर चला जाएगा और k नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस m अपॉन k। अब देखिएगा जब आवर्तकाल के व्यापक सूत्र से हम देखते हैं तो व्यापक सूत्र क्या होता है? t इक्वल टू 2 बाई विस्थापन अपन त्वरण, और विस्थापन क्या है? x और त्वरण क्या है? a है। क्लियर है? तो माइनस चिन्ह को हम छोड़ देते हैं तो क्या आता है? t इक्वल टू 2 पाई और रूट में m अपॉन k आता है। ठीक है, क्योंकि जो x अपॉन a है उसी के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं? m अपॉन k लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन, जब दो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का क्षैतिज दोलन होता है। ठीक है, दो स्प्रिंग हैं, उससे जुड़े द्रव्यमान का क्षैतिज दोलन किस तरीके से होता है, आइए उसको देख लेते हैं। स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन हमने यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये देखते हैं कि पहले स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक है वो क्या है? K1 है और इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या है? F है। इसी तरीके से सेकंड स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक है वो K2 है और इस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो क्या है? F है। और ये x की डायरेक्शन अब इस फोर्स के प्रत्यानयन फोर्स के क्या दिखा रखी है? अपोजिट दिखा रखी है, क्योंकि हम इसको इस तरफ खींचने वाले हैं। तो माना स्प्रिंग नियतांक K1 K2 वाली दो स्प्रिंग आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। माना m द्रव्यमान के पिंड को दाईं ओर x दूरी विस्थापित किया गया है। हमने इसको x दूरी इस साइड में विस्थापित किया तो प्रत्यानयन बल इस यानी कि इसके विस्थापन के उल्टे साइड में लगेगा। दोनों ही स्प्रिंग का उल्टे साइड में
जो प्रत्यानयन बल है वो दिखाया गया है। क्योंकि दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए दोनों स्प्रिंग की लंबाई भी भिन्न भिन्न बढ़ेगी। ठीक है, अगर दोनों के जो स्प्रिंग नियतांक है वो सेम होते, K1 इसका K2 है, तो K1 K2 ना होकर के K और K होते, तो दोनों की लंबाई जो है वो भिन्न भिन्न नहीं बढ़ती, वो एक सी ही बढ़ जाती। तो माना दो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, x1 और x2। हमने मान लिया, जब हमने देखा कि इनकी दोनों के स्प्रिंग नियतांक अलग अलग है, तो होगा क्या, K2 जो 2 स्प्रिंग है और जो फर्स्ट स्प्रिंग है, दोनों की जो लंबाई में वृद्धि होगी इस द्रव्यमान को इस साइड खींचने पर वो दोनों की अलग अलग होगी। तो हमने मान लिया कि दोनों स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि जो हुई है वो कितनी है, x1 और x2 है। तो कुल लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमने इसको ए मान लिया है। अब देखिएगा, दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है, तो दोनों स्प्रिंग पिंड पर समान प्रत्यानयन बल आरोपित करता है। यहां पर ये देख लीजिएगा कि अगर दो स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है तो उन पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा वो एक समान लगेगा। क्लियर है? तो F इक्वल टू पहले स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल होगा वो माइनस K1 X1 होगा, दूसरे स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल क्या होगा, माइनस K2 X2 होगा। तो यहां से X1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस F अपॉन K1 और यहां से X2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस F अपॉन K2 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो X1 और X2 की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो हमने इसी तरीके से यहां पर पुट करके आपको दिखाया गया है, माइनस F अपॉन K1 आ जाएगा X1 की जगह पर और X2 की जगह पर आ जाएगा माइनस F अपॉन K2, ये प्लस में आएगा। दोनों ही प्लस में हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू x1 प्लस x2 है। अब यहां पर माइनस f कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस f को जैसे हमने कॉमन लिया तो यहां पर होगा 1 अपॉन K1 और प्लस में 1 अपॉन K2। तो यहां पर हम देख लेते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस f K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2 आ जाएगा। तो प्रत्यानयन बल कितना होगा, F हम यहां से निकाल लेंगे। तो देखिएगा x के मल्टीप्लाई में ये K1 K2 ऊपर जाएगा और K1 प्लस K2 नीचे आ जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया, माइनस में K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू में x, ये क्या होगा, प्रत्यानयन बल होगा। अब यदि दोनों स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक कितना हो, K हो, तो F इक्वल टू माइनस KX से हम निकालेंगे, F की वैल्यू यहां से रखेंगे तो K माइनस के K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आ जाएगा और इंटू में x इक्वल टू माइनस के KX यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां से क्या होगा, K से x कैंसिल आउट हो जाएगा और k की वैल्यू जो निकल करके आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के वो कितनी आएगी, k की वैल्यू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, स्प्रिंग नियतांक है और ये है दोनों स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक। अब इसके आवर्त काल को हम अगर निकालें तो t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 होगा। अब ये कहां से आया है, ये आया है जो हमने निकाला था स्प्रिंग का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k से। तो m की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो m की जगह पर m ही रखा और k की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या है, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, तो वो कितना आ जाएगा, ये। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहां से कंडीशन बदल जाती है। क्या कंडीशन बदलती है, यदि K1 तथा K2 स्प्रिंग नियतांकों वाली दो स्प्रिंग के बाहरी सिरे, ध्यान दीजिएगा, बाहरी सिरे दृढ़ आधारों से जुड़े हुए। दृढ़ का मतलब है दीवार या कोई भी ऐसी चीज जो ये हिस्सा है, ये जो हमारे पास सिरे हैं, ये दोनों इसमें एकदम फिक्स होने चाहिए। क्लियर है? तो एक मजबूत जो सिरे हैं उनसे ये स्प्रिंग जुड़े हुए हैं, ठीक है, मजबूत तरीके से, उसको दृढ़ आधार बोलते हैं। तो दृढ़ आधार से ये जुड़े हुए हैं। तो स्प्रिंग के दूसरे किनारे द्रव्यमान m के पिंड से जुड़े हैं। तो इसके जो दोनों स्प्रिंग हैं उनके एक एक सिरा किससे, दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है और एक एक सिरा किससे है, m द्रव्यमान से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं इस कंडीशन में आवर्तकाल हमें क्या मिलता है। तो माना द्रव्यमान को दाईं ओर x दूरी विस्थापित किया जाता है। हमने क्या किया, दाईं ओर, हमने इधर को डायरेक्शन दिखा रखी है, तो दाईं ओर हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर इस m को विस्थापित किया, हमने ये मान लिया। आप देखते हैं, देखो यहां पर ये विस्थापन इस साइड में हुआ है तो इस स्प्रिंग का जो भी प्रत्यानयन बल होगा वो इस साइड में लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है, विस्थापन इस साइड किया गया है। तो विस्थापन के उल्टी डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। और वैसे भी हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि जब हम इसको इस
m द्रव्यमान को इस तरफ खींचेंगे तो ये स्प्रिंग खींचेगा। अब इस स्प्रिंग को इसी अवस्था में जो पहले थी उस अवस्था में लाने के लिए एक फोर्स इस साइड काम करेगा जो इसको इधर को खींचने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, प्रत्यानयन बल है। अब देखते हैं दूसरे स्प्रिंग को, तो दूसरे स्प्रिंग के साथ क्या होगा, दूसरा स्प्रिंग यहां से सिकुड़ेगा। अब सिकुड़ने की वजह से जो इसका प्रत्यानयन बल होगा इसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, तो वो किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। क्लियर है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो माना द्रव्यमान को दाईं ओर x दूरी विस्थापित किया जाता है जबकि बाईं x दूरी खिंच जाती है, यानी कि ये स्प्रिंग जो है बाईं स्प्रिंग ये x दूरी खिंच जाती है और ये वाली स्प्रिंग है ये x दूरी सिकुड़ जाएगी। अतः दोनों स्प्रिंगों के प्रत्यानयन बलों के मान भिन्न होंगे परंतु दिशाएं क्या होगी, समान होगी। क्लियर है, तो यहां पर तब m द्रव्यमान पर लगा कुल प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, यानी कि दोनों स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल को हम अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल प्रत्यानयन बल मिल जाएगा किसका, m द्रव्यमान पर लगने वाला। तो m द्रव्यमान पर लगने वाले दोनों बल क्या होंगे, F1 माइनस K1x तथा दूसरे पर लगने वाला क्या होगा, F2 इक्वल टू माइनस K2x हो जाएगा। अब हम टोटल जो प्रत्यानयन बल निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, F इक्वल टू F1 प्लस F2 से निकालेंगे। तो दोनों की वैल्यू रखने पर हमें मिलता है माइनस K1x और माइनस K2x मिल जाएगा। यहां से माइनस कॉमन लेंगे और x को भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, K1 प्लस K2 और x बाहर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 मान लिया है। यदि निकाय का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक K हो, ध्यान रखिएगा, यदि टोटल निकाय का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक कितना हो, K हो, तो F इक्वल टू माइनस KX अगर हम इसको देखें तो माइनस K1 प्लस K2 इंटू में x F की जगह पर रखा जाएगा यहां से, और इक्वल टू में क्या माइनस KX है तो माइनस KX यहां से आ जाएगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, K इक्वल टू K1 प्लस K2 बचेगा। यहां से ये क्या निकला, ये निकला है हमारे पास टोटल पूरे निकाय का जो भी हमारे पास ये सिस्टम था, जो इस दो स्प्रिंग लगे हुए थे उसके बीच में एक द्रव्यमान लगा हुआ था, इस पूरे सिस्टम का जो स्प्रिंग नियतांक है, जो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक है वो कितना है, K1 प्लस K2 होगा। और आवर्तकाल जब हम निकालेंगे तो हम इस K की जगह पर ये रखेंगे K1 प्लस K2, तो हमारे पास जो मिलता है वो T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन K1 प्लस K2 मिलता है रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस जो निकाय है, जो हमने निकाय बनाया था, दो स्प्रिंग लगा दिए थे, उसके बीच में m द्रव्यमान लगाया था, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन K1 प्लस K2 होगा। तो इस कंडीशन में कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का ऊर्ध्वाधर तल में दोलन, यानी कि अगर कोई स्प्रिंग एक दृढ़ आधार से लटका हुआ है तो उस पर m भार लगाने पर जो दोलन होगा वो किस तरीके से होगा, उसका आवर्तकाल किस तरीके से निकालेंगे और उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल कैसे किस तरीके से होंगे, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि एक हल्की स्प्रिंग है जो एक दृढ़ आधार से लटकी हुई है, यहां पर हम P पॉइंट मान लेते हैं, तो ये एक P पॉइंट पर दृढ़ आधार से लटकी हुई है। यहां पर इसने क्या दिखाया है कि जैसे ही हमने m द्रव्यमान इस पर लटकाया तो क्या हुआ, इसमें L लेंथ की थोड़ी वृद्धि हो गई। अब जैसे L लेंथ की वृद्धि होगी तो ये क्या होगा, साम्य स्थिति हमारी ये है, तो ये एक फोर्स को उत्पन्न करेगा जो इस स्प्रिंग को इस साम्य स्थिति पर ले जाने का प्रयास करेगा। तो हमने क्या देखा कि जो विस्थापन हुआ है वो इस साइड हुआ है और जो F है उसके अपोजिट साइड ऊपर की तरफ लगने वाला है। अब यहां पर हमने क्या किया, ये स्थिति थी जो m के कारण ही यहां पर हुई है, तो ये क्या होगी, ये भी साम्यावस्था कहलाएगी, ये स्प्रिंग की साम्यावस्था कहलाएगी। अब हमने क्या किया, इस स्थिति से, इस साम्य स्थिति से इस पिंड को अपने एक फोर्स लगाकर खींचा गया है, ठीक है। हमने इसको यहां पर विस्थापित किया कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो जो F2 होगा वो अब भी इस डिस्प्लेसमेंट यानी कि इस विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। तो आप फिगर को सही तरीके से देख लीजिएगा और अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो माना एक हल्की स्प्रिंग की दृढ़ आधार P से लटकी है, स्प्रिंग का बल नियतांक K है। हमने क्या मान लिया, जो इसका बल नियतांक है वो कितना है, वो K है। यदि स्प्रिंग में m द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया जाए, m द्रव्यमान का कोई पिंड हमने लटकाया है, तो पिंड mg के कारण स्प्रिंग से L लंबाई की वृद्धि कर लेता है, यानी कि L लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में हुई वृद्धि के कारण स्प्रिंग पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो कितना लगेगा, F1 इक्वल टू माइनस के KL लगेगा। L क्यों आया है, क्योंकि यहां पर जो विस्थापन है वो कितना है, L है। अब देख लेते हैं, यदि पिंड साम्य स्थिति में है,
ठीक है। तो जो mg होगा वो क्या होगा, F1 के बराबर होगा, और F1 क्या है, KL है। तो हमने यहां पर माइनस चिन्ह इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम साम्य स्थिति की बात कर रहे हैं। तो साम्य स्थिति की बात कर रहे हैं तो जो KL होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। ना तो इस जो मास है वो अब इस स्थिति से इधर जाना चाहिए, ना ही इधर जाना चाहिए, वो यहीं पर रुका रहेगा। तो क्या होगा, जो भी प्रत्यानयन बल लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, और ये स्थिति इसकी कांस्टेंट यानी कि साम्यावस्था कहलाएगी। अब यदि पिंड को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दिया जाए तो पिंड ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। यहां से हमने x डिस्टेंस पर इसको खींचा और इसको यहां पे छोड़ दिया, तो क्या करेगा, इस स्थिति पर ये ऊपर और नीचे दोलन करने लगता है। तो यदि किसी क्षण पिंड साम्य स्थिति x दूरी विस्थापित कर लेता है तो इस क्षण स्प्रिंग की लंबाई में कुल वृद्धि कितनी होगी, यानी कि पहले तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई थी L, और अब यहां से हमने खींचा तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, x। तो दोनों टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, L प्लस x। तो कुल वृद्धि कितनी होगी, L प्लस x होगी। तब कुल प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू माइनस के L प्लस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल विस्थापन कितना है, L प्लस x है, तो कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू माइनस के L प्लस x हो जाएगा। तो यहां से कितना आया है, कुल प्रत्यानयन बल F2 इक्वल टू माइनस के L प्लस x। क्लियर है। अब स्प्रिंग पर mg भार नीचे की ओर लगा है, ये हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो mg भार है वो स्प्रिंग से नीचे की ओर लगा है, इसलिए जो परिणामी प्रत्यानयन बल होगा वो हम कितना लिखेंगे, F इक्वल टू माइनस में F1 हो जाएगा और F2 होगा। ठीक है, तो F2 माइनस F1 ये किस तरीके से हुआ है आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा यहां पर इस स्थिति में F1 प्रत्यानयन बल ऊपर की तरफ था, यहां पर F2 प्रत्यानयन बल ये भी ऊपर की तरफ है। अब हम यहां पर इस तरीके से देखते हैं कि जो भी mg नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि mg भार नीचे की तरफ लगा हुआ है, उसके कारण जो भी प्रत्यानयन बल होगा, इसलिए परिणामी प्रत्यानयन बल होगा वो क्या होगा, F2 माइनस F1 होगा, यानी कि जो F2 है वो क्या है, वो टोटल है। ठीक है, तो x डिस्टेंस जो हमने यहां पर खींची थी और कुल क्या है, L है, तो इसमें L वाले में F1 इस पर प्रत्यानयन बल होगा। तो परिणामी बल दोनों का जब हम निकालेंगे तो इस F2 में से इस F1 को हमें घटाना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, परिणामी प्रत्यानयन बल मिल जाएगा। तो वही हमने किया, F इक्वल टू F2 माइनस F1। तो F2 की वैल्यू रख देंगे तो माइनस के L प्लस x होगी, और F1 की वैल्यू माइनस के L रखेंगे, और माइनस यहां से पहले से ही है। ठीक है, या हम लिखेंगे माइनस के L की जगह पर माइनस mg, क्योंकि के L की जगह पर क्या है, mg था। तो माइनस के L प्लस x प्लस यहां से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों, तो क्या होगा, प्लस के L हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर हम इसको अगर ओपन करें तो माइनस के L और माइनस के x और प्लस में के L हो जाएगा। के L से के L कैंसिल और तो बचेगा क्या, माइनस के x बचेगा। तो जो परिणामी प्रत्यानयन बल है वो कितना आ गया, माइनस के x आ गया है। परंतु SHM करते हुए पिंड पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो कितना होता है, F इक्वल टू माइनस m होता है, और माइनस m क्या है, माइनस का चिन्ह जो होता है ये प्रत्यानयन बल की अपोजिट दिशा को बताता है, जो विस्थापन के अपोजिट दिशा दी हुई होती है। ठीक है, जो मतलब क्योंकि जो हमारे पास प्रत्यानयन बल है वो हमेशा किस साइड लगता है, विस्थापन के अपोजिट साइड में लगता है, इसलिए हम यहां पर माइनस का यूज करते हैं। जहां ए क्या है, पिंड का त्वरण दिखाया जा रहा है। तब माइनस के एक्स यानी कि जो F है वो क्या है, माइनस के एक्स है, यहां पर हमने वैल्यू रख दी है, इक्वल टू माइनस एम ए हो जाएगा। तो ये x के अपॉन में अगर हम a को ले जाएं और इस माइनस के को हम यहां पर ले आए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k को हम m के नीचे लाएंगे तो m अपॉन k हो जाएगा, और x को के नीचे हम a को ले जाएंगे तो x अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है 2 पाई रूट में विस्थापन अपॉन त्वरण होता है। ठीक है, तो विस्थापन x अपॉन a है, और इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, m अपॉन k लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन k हो जाएगा। क्लियर है, या आई होप यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्प्रिंगों के संयोजन का ऊर्ध्वाधर दोलन। स्प्रिंगों के संयोजन का ऊर्ध्वाधर दोलन, संयोजन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला एक श्रेणी कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम में अगर हम स्प्रिंग को लगाएं तो एक के नीचे एक स्प्रिंग लगाया जाता है, तब उससे एक मास को अटैच किया जाता है। ठीक है, एक द्रव्यमान को अटैच किया जाता है। तो ये स्थिति कैसी कहलाती है, श्रेणी संयोजन कहलाती है। तो श्रेणी संयोजन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, K1 K2 के यानी K1 तथा K2 के दो स्प्रिंग आपस में श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये दोनों स्प्रिंग है, एक का जो स्प्रिंग नियतांक है वो क्या है, पहले का K1 है और दूसरे का स्प्रिंग नियतांक क्या है, K2 है, और दोनों पर इस मास
के कारण जब x डिस्टेंस पर हम इसको यहां पर खींच के लाएंगे तो इस स्प्रिंग पर F प्रत्यानयन बल लगेगा और उसी तरीके से इस स्प्रिंग पर भी F प्रत्यानयन बल लगेगा। दोनों पर जो प्रत्यानयन बल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन विस्थापन के अपोजिट दिशा में होंगे। तो यदि स्प्रिंग से जुड़े m द्रव्यमान के पिंड को x दूरी नीचे की ओर विस्थापित किया जाता है तो दोनों स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर लगने लगते हैं। तो माना दोनों स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, x1 और x2 हुई, टोटल कितनी है, x है। तो हमने माना कि x इक्वल टू क्या, टोटल लंबाई में वृद्धि x1 प्लस x2, इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली। अब अतः दोनों स्प्रिंगों के प्रत्यानयन बल समान हैं तो क्या होगा, F इक्वल टू यानी कि पहले वाले स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, माइनस K1 X1 हो जाएगा और दूसरे वाला कितना हो जाएगा, माइनस K2 X2 हो जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट साइड में इस प्रत्यानयन बल को दिखाया गया है। तो इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, X1 इक्वल टू माइनस F अपॉन K1 लिख सकते हैं और X2 इक्वल टू माइनस F अपॉन K2 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर ए में X1 और X2 की जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस F अपॉन K1 माइनस F अपॉन K2। यहां से देखिएगा, यहां से हमने क्या किया, माइनस F को कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन K1 और प्लस में 1 अपॉन K2 आएगा। अब यहां से जब इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आता है, K1 K2 और ऊपर आ जाएगा K2 प्लस K1, या हम लिख सकते हैं K1 प्लस K2, ठीक है, माइनस के F यहां पर रहेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आएगा x इक्वल टू, देखिएगा इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया है, माइनस F और K2 प्लस K1 अपॉन में K1 इंटू K2 ये आया। अब यहां से हम F की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो ये तो जाएगा इसके नीचे, x के नीचे जाएगा और ये जाएगा x के साथ में, ठीक है। तो x के साथ में क्या जाएगा, K1 K2 ये आ गया और अपॉन में क्या जाएगा, K2 प्लस K1 यानी कि K1 प्लस K2 हम बोल सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या आ गया, माइनस x K1 K2 और K1 प्लस K2 यहां पर ये आ जाएगा। अतः प्रभावी स्प्रिंग का जो नियतांक है वो कितना है, K इक्वल टू K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, यानी कि अगर हम F इक्वल टू माइनस KX यानी कि स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के बारे में बात करें तो F इक्वल टू माइनस KX होता है। तो इस तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा F यहां पर भी है, यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी है, यहां पर भी है, और जो ये है K2 K1 अपॉन K1 प्लस K2 उसकी जगह पर यहां पर क्या है, x है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें तो x के बराबर क्या होगा, K2 K1 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो यही K इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हमने यहां पर लिखा हुआ है और इसी से द्रव्यमान जो पिंड है उसका आवर्तकाल निकालेंगे, ठीक है। इसलिए पिंड का आवर्तकाल क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन K होता है। क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन K होता है। K की वैल्यू कहां से रखेंगे, यहां से। तो ये वैल्यू जैसी हमने यहां पर रखी हमें मिला T इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये क्या होगा, इस श्रेणी क्रम में लगने वाले जो मास है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जो स्प्रिंग है उन पर लगने वाला जो भी प्रत्यानयन बल है किसके कारण लग रहा है, इस मास के कारण लग रहा है, ठीक है। तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा। क्लियर है। आप देख लेते हैं आगे, आप देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्रेंड्स फिगर इस तरीके से हम बनाएंगे और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें हम करेंगे समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने देखा जो लास्ट टॉपिक था श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ समांतर क्रम संयोजन से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये दोनों ही क्रमों का संयोजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहीं मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का आपको आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो आप चैनल के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।